नमस्कार साथियों, प्रणाम दोस्तों, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त विद्याधर गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं नमस्ते टू लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो किसी राजा महाराजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उन नौजवानों की कहानी है जो इस वक्त आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में मौजूद हैं। हो सकता है कि वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका पोता हो या पोती हो, या हो सकता है कि वो आप खुद हों। और साथियों, यह कहानी आज इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में दुनिया के अलग अलग कोनों से एक ही तरह की खबरें आती रही हैं। किसी देश की राजधानी में हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए, किसी देश में सरकार तक हिल गई, और हैरानी की बात यह थी कि इन आंदोलनों का कोई एक बड़ा नेता नहीं था, कोई एक बड़ी पार्टी नहीं थी। भीड़ जुटी थी मोबाइल फोन से, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से, व्हाट्सएप के एक मैसेज से। अखबारों ने इन खबरों को एक ही नाम दिया, जेन जी प्रोटेस्ट या जेन जी आंदोलन। और साथियों, यहीं पर एक आम भारतीय, एक आम इंसान का माथा ठनक जाता है। मन में सवाल उठता है, यह जेन जी क्या बला है? क्या यह कोई पार्टी है? क्या यह कोई संगठन है? क्या यह कोई नया धर्म है? क्या यह कोई नया विचार है, या यह कोई नई गुप्त संस्था है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस पूरे रहस्य की तह तक ले चलूंगा, और मेरा वादा है अगले कुछ मिनटों में आपके मन का एक एक सवाल, एक एक शंका, एक एक उलझन पूरी तरह साफ हो जाएगी। ऐसी साफ जैसे बरसात के बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बड़े बड़े शब्द समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि शब्द को तोड़कर देख लीजिए। जैसे नारियल को फोड़ने पर अंदर का पानी दिख जाता है, वैसे ही शब्द को फोड़ने पर अंदर का अर्थ दिख जाता है। अब जेन जी शब्द को ही ले लीजिए। जेन जी शब्द के दो हिस्से हैं, जेन और जी। जेन पूरा शब्द नहीं है, यह एक छोटा रूप है, एक शॉर्ट फॉर्म है। पूरा शब्द है जनरेशन, और जनरेशन का हिंदी में मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी, यह शब्द तो आप रोज सुनते हैं, बोलते हैं, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा होता था, आजकल की पीढ़ी को क्या कहें, यह घर 3 पीढ़ियों से हमारा है। तो पीढ़ी शब्द से आप भली भांति वाकिफ हैं। तो साथियों, जनरेशन यानी पीढ़ी। और पीढ़ी का मतलब क्या है? पीढ़ी का मतलब होता है एक ही दौर में या एक ही कालखंड में लगभग एक ही समय में पैदा हुए लोगों का समूह, जिन्होंने बचपन में एक जैसी दुनिया देखी, एक जैसे गाने सुने, एक जैसी परेशानियां झेली, एक जैसे सपने पाले, इत्यादि। अब जेन जी का आया दूसरा हिस्सा, जेन जी शब्द का दूसरा हिस्सा आया, और वह है जी। जेन का मतलब तो आप समझ गए, जी का मतलब है जेड, अर्थात अंग्रेजी के जेड शब्द का उच्चारण ही जी होता है। ध्यान रखिएगा, यह ABCDEF के बाद आने वाला जी नहीं है, अपितु यह अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर जेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से शुरू होती है, जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं, और सबसे अंत में जेड आता है। अमेरिका में लोग इस जेड को जी बोलते हैं, इंग्लैंड में इसे जेड ही बोलते हैं। दरअसल दोनों अक्षर मतलब जेड और जी एक ही अक्षर हैं। तो जेन जी का सीधा मतलब है जनरेशन जेड, अर्थात पीढ़ी जेड या जेड पीढ़ी, यानी पीढ़ियों की गिनती में एक ऐसी पीढ़ी जिसे हम जेड के नाम से पुकारते हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा होगा, और वह प्रश्न यह है कि भाई साहब, अगर जेड अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर है, तो क्या जेन जी दुनिया की आखिरी पीढ़ी है? इसके बाद क्या कोई पीढ़ी नहीं आएगी? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दोस्तों, यह एक बहुत सुंदर सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जेड अक्षरों की गिनती का अंत है, जिंदगी की गिनती का अंत नहीं है। जीवन की धारा कभी नहीं रुकती। जब अंग्रेजी के अक्षर खत्म हो गए, तो जिन लोगों ने इन पीढ़ियों को ऐसा नाम दिया था, उन्होंने सोचा अब आगे क्या करें, और उन्होंने एक सुंदर फैसला लिया। उन्होंने कहा
अब हम ग्रीक वर्णमाला से शुरू करते हैं। ये तो रोमन वर्णमाला थी, अंग्रेजी वर्णमाला। अब उन्होंने देखा कि जेड तो इसका आखिरी अक्षर है, तो अब इसके बाद तो समाप्त होती है वर्णमाला, तो अब उन्होंने ग्रीक वर्णमाला का सहारा लिया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ग्रीक वर्णमाला क्या है। साथियों, जैसे हमारे पास देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी है, उसमें आ ई ई उ ए ओ अंग हा का खा गा होता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW Z होता है। वैसे ही यूनान देश, जिसे अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, उसकी अपनी वर्णमाला है और उसका पहला अक्षर होता है अल्फा, दूसरा अक्षर होता है बीटा, तीसरा होता है गामा, चौथा होता है डेल्टा, और इसी तरह कुल 24 अक्षर होते हैं ग्रीक वर्णमाला में। इनमें से आपने ये कुछ नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि याद कीजिए कोरोना का दौर, जब खबरों में आता था डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। दरअसल में ये सब डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन ये सब ग्रीक अक्षर ही थे, ग्रीक वर्णमाला के ही अक्षर थे। तो साथियों, जेन जी के बाद जो पीढ़ी आई उसका नाम रखा गया जेन अल्फा और उसके बाद जेन बीटा। और अब ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरी बुद्धिमानी छिपी हुई है। जिस विद्वान ने यह नाम रखा उनका नाम है मार्क मैकक्रिंडल। यह एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक शोधकर्ता हैं, जनसांख्यिकीविद हैं अर्थात डेमोग्राफर हैं और भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी किसी चीज का अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत है, और नई शुरुआत को आखिरी अक्षर के बाद का अक्षर नहीं बल्कि एक नई वर्णमाला का पहला अक्षर मिलना चाहिए। क्या बात है, अंत के बाद फिर से शुरुआत। दोस्तों, यह तो हमारे भारतीय दर्शन की ही बात है। सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र। सृष्टि पैदा होती है, फिर विनाश होता है, फिर नई सृष्टि चालू होती है। तो जहां एक पूरा चक्र पूरा होता है, वहीं से दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। साथियों, अब आपके मन में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अवश्य उठ रहा होगा, यह पीढ़ियों को बांटने का काम सबसे पहले किसने किया? क्या किसी सरकार ने किया? किसी अदालत ने किया? क्या किसी ने आदेश जारी किया था कि इस साल से इस साल तक पैदा हुए लोग जेन जी कहलाएंगे? दोस्तों, जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं। यह काम किया समाज को समझने वाले विद्वानों ने, जिन्हें समाजशास्त्री कहते हैं। समाजशास्त्री यानी वे लोग जो समाज का अध्ययन करते हैं। जैसे डॉक्टर शरीर का अध्ययन करता है, उसी तरह से कुछ लोग समाज का अध्ययन करते हैं, जिन्हें समाजशास्त्री कहते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 100 साल पहले। साल था 1928। जर्मनी में एक विद्वान थे, कार्ल मानहेम। उन्होंने एक बात नोट की जो आज हमें बहुत आम बात लगती है, लेकिन तब यह बात बिल्कुल अलग थी, नई थी। उन्होंने कहा, कार्ल मानहेम ने कहा कि इंसान की सोच सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि वह अमीर है कि गरीब है, किस जात का है, किस धर्म का है। इससे उसकी सोच नहीं बनती, सिर्फ इसी से उसकी सोच नहीं बनती। इंसान की सोच इस बात से भी बनती है कि उसने अपनी जवानी किस दौर में या किस कालखंड में गुजारी है। साथियों, इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। हमारे आपके बाबा दादाजी की जवानी उस दौर में गुजरी जब देश आज़ाद हुआ था। बंटवारे का दर्द था, नए देश का सपना था, दुर्दशा थी, गरीबी थी। तो उनके मन में देश के लिए एक खास तड़फ होती थी, जो कि स्वाभाविक है। हमारे आपके पिताजी की जवानी उस दौर में गुजरी जब घर में पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, जब मोहल्ले में सिर्फ एक टेलीफोन होता था, सब जाके वहीं से जाके बात करते थे। फिर एसटीडी आया और उस समय नौकरी मिल जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। और आज के जवान की जवानी उस दौर में गुजर रही है जब जेब में रखा एक छोटा सा स्मार्टफोन उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। अब बताइए दोस्तों, क्या इन तीनों की सोच एक जैसी हो सकती है? मतलब हमारे बाबा परदादा की, हमारे माता पिता की और हमारी जो अभी की जनरेशन है, जो अभी कुछ सालों पहले पैदा हुई है, इन तीनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। और यही जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मानहेम की खोज थी। उन्होंने कहा, जो लोग एक ही दौर या एक ही कालखंड में जवान होते हैं, उनके मन में उस दौर की छाप एक जैसी पड़ती है और वह छाप जिंदगी भर नहीं मिटती। तो फिर आया साल 1991। अमेरिका में दो विद्वानों ने एक किताब लिखी। इन अमेरिकी विद्वानों के नाम थे विलियम स्ट्रास और नील हाफ। किताब का नाम था जनरेशन यानी पीढ़ियाँ। जनरेशंस ये किताब का नाम था। इन दोनों ने अमेरिका के 400 साल के इतिहास को खंगाला और अपनी इस जनरेशन नाम की किताब के माध्यम से ये कहा कि
कि इतिहास सीधी लाइन में नहीं चलता, इतिहास चक्र में घूमता है। हर पीढ़ी का एक अलग स्वभाव होता है और लगभग हर 80-90 साल में वही स्वभाव फिर लौट आता है। और साथियों, इसके बाद जो नामकरण का सिलसिला चला उसे सबसे ज़्यादा विस्तार दिया ऑस्ट्रेलिया के मार्क मैकक्रिंडल ने, वही जिनका जिक्र मैंने अभी शुरू में किया था। उन्होंने ही जन अल्फा नाम दिया कौन सी पीढ़ी को, जो जन जेड के बाद आती है, जन जी के बाद आती है, और आगे की पीढ़ियों की रूपरेखा इसी प्रकार से तैयार की। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, ये तारीखें पत्थर पर खुदी लकीर नहीं है, ये सिर्फ समझने की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। जैसे नदी में कोई लाइन नहीं खींची होती कि यहाँ से गंगा शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी, पानी बहता रहता है, पीढ़ियाँ भी ऐसे ही बहती रहती हैं और एक दूसरे से घुलती मिलती रहती हैं। साथियों, अब चलिए पूरी टाइम लाइन देखते हैं, यानी कालखंड देखते हैं कि जिन समाजशास्त्रियों ने पीढ़ियों का वर्गीकरण किया, उनके अनुसार पीढ़ियाँ या जनरेशंस के वर्गीकरण का पूरा समय चक्र क्या था। तो साथियों, अब मैं आपको इन समाजशास्त्रियों द्वारा वर्गीकृत एक एक पीढ़ी से मिलवाता हूँ और हर पीढ़ी को मैं आपके ही घर के किसी सदस्य से जोड़कर बताऊंगा ताकि पूरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इस वर्गीकरण में आने वाली पहली पीढ़ी है साइलेंट जनरेशन, यानी मौन पीढ़ी। इस पीढ़ी में आते हैं सन 1928 से सन 1945 तक जन्मे हुए लोग। ये हमारे आपके परदादा परदादी की पीढ़ी है। उस दौर में इन्होंने विश्व युद्ध देखा, भयंकर आर्थिक मंदी देखी और भारत में आज़ादी की लड़ाई देखी। इन्हें मौन पीढ़ी यानी साइलेंट जनरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका स्वभाव था कम बोलो, ज़्यादा सहो, चुपचाप मेहनत करो, कोई शिकायत मत करो। ये वो लोग थे जो कहते थे जो मिल गया उसी में संतोष करो, जो मिल गया वही बहुत है। शायद साइलेंट जनरेशन का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आती है दूसरी जनरेशन या दूसरी पीढ़ी, बेबी बूमर्स। इसमें आते हैं सन 1946 से 1964 तक के बीच के जन्मे लोग। तो यह बेबी बूमर्स नाम जरा अजीब सा लगता है, ये नाम पड़ा कैसे? बेबी बूमर्स। इसे तोड़िए, बेबी यानी शिशु या बच्चा और बूम का मतलब होता है अचानक जोरदार बढ़ोतरी, जैसे बादल का गरजना, जैसे किसी चीज की बौछार या कहीं अचानक बाढ़ आ जाना। दरअसल हुआ यूं कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सैनिक घर लौटे, दुनिया में शांति आ गई और फिर क्या हुआ, दुनिया भर में बच्चों के जन्म की जैसे बौछार हो गई, जन्म दर आसमान छूने लगी। इसीलिए इस पीढ़ी को कहा गया बेबी बूमर्स, यानी वह पीढ़ी जो जन्म की बौछार या जन्म की बाढ़ में पैदा हुई। दोस्तों, ये हमारे आपके दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी है। भारत में इन्होंने आज़ाद देश में आंखें खोली, इन्होंने हरित क्रांति देखी, इन्होंने आपातकाल भी देखा, इमरजेंसी जिसको आप जानते ही हैं। इनका स्वभाव है कड़ी मेहनत, एक ही नौकरी में पूरा जीवन, बचत करने की जबरदस्त आदत और परिवार को सबसे ऊपर रखने की मान्यता। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी पर, जिसे नाम दिया गया है जेन एक्स। जेन एक्स में आते हैं सन 1965 से सन 1980 तक जन्मे लोग, जिनमें मैं खुद भी आता हूं। अब आप यहां एक मजेदार बात सुनिए, एक्स क्यों? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में जब कोई चीज अज्ञात होती है, कोई राशि अज्ञात होती है, पता नहीं होती, तो उसे एक्स कहते हैं, एक्स लिखते हैं। याद कीजिए, स्कूल के दिन एक्स की कीमत निकालो। इस पीढ़ी को एक्स इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय के लेखकों को, उस समय के विद्वानों को यह पीढ़ी समझ में ही नहीं आई, इनका कोई साफ स्वभाव पकड़ में नहीं आ रहा था, इसीलिए कह दिया गया यह अज्ञात पीढ़ी है, यह एक्स है। तो दोस्तों, ये हमारी आपकी पीढ़ी है। भारत में इन्होंने दूरदर्शन देखा, रामायण और हम लोगों ने महाभारत के सीरियल देखे, चिट्ठियां लिखी और सन 1991 में जब देश के दरवाजे दुनिया के लिए खुले, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इन्हीं ने यह बदलाव, यानी हम लोगों ने यह बदलाव अपनी आंखों से देखा। अब आती है चौथी पीढ़ी। इस पीढ़ी या इस जनरेशन को मिलेनियल्स कहते हैं, मिलेनियल्स। इन्हें जनरेशन वाई या जेन वाई भी कहते हैं। जैसे इसके पहले वाली जनरेशन को जेन एक्स कहते हैं, तो उसी प्रकार से जेन एक्स के बाद वाली जनरेशन मिलेनियल्स को जनरेशन वाई या जेन वाई भी कहते हैं। इस जेन वाई में आते हैं सन 1981 से सन 1996 तक जन्मे लोग। अब इस नाम मिलेनियल्स को तोड़कर देखिए। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल का दौर, 1000 साल का पूरा कालखंड। और साल 2000 में जब सन 2000 आ रहा था तो 1000 साल का दौर बदल रहा था। यह पीढ़ी वह पहली पीढ़ी थी जो सन 2000 में जवान हो रही थी,
नई सदी में कदम रख रही थी, 21वीं सदी में कदम रख रही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिलेनियल्स, यानी जेन वाई यानी मिलेनियल्स। साथियों, ये हमारे आपके बड़े भाई बहन की पीढ़ी, हमारे छोटे भाई बहन की पीढ़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में बिना मोबाइल का ज़माना देखा और जवानी में मोबाइल का ज़माना देखा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिजिटल इमिग्रेंट्स। डिजिटल इमिग्रेंट्स, अब इमिग्रेंट्स का मतलब आप जानते हैं कि प्रवासी, जो कहीं बाहर से आता है या कहीं बाहर से पैदा होता है और फिर नई जगह आ जाता है। तो ये लोग जो मिलेनियल्स थे, ये लोग तकनीक की दुनिया में बाद में आकर बसे, क्योंकि जब ये पैदा हुए तब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी। बाद में कंप्यूटर आया, इन्होंने कंप्यूटर सीखा, इंटरनेट आया, इन्होंने इंटरनेट सीखा, किसी ने इन्हें सिखाया। तो ये कंप्यूटर, इंटरनेट या नेट की दुनिया के मूल निवासी नहीं थे, अप्रवासी थे, इसीलिए इनको डिजिटल इमिग्रेंट्स कहा जाता है। और अब आती है वह पीढ़ी जिसकी बात करने के लिए हमने यह पूरी भूमिका बांधी है। असल में हम लोग तो जन जी के बारे में बात करना जा रहे थे और जन जी के बारे में बताने जा रहे थे। तो अब समझते हैं जन जी को, यानी जनरेशन जेड को। आपने जनरेशन एक्स को समझ लिया, जनरेशन वाई को समझ लिया, इसके पहले साइलेंट जनरेशन को समझ लिया, अब बेबी बूमर्स को समझ लिया। अब आती है जनरेशन जेड, जन जी, जिसे हम जन जी कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो जनरेशन जेड में आते हैं सन 1997 से सन 2012 तक जन्मे लोग, जेन जी, जो आधुनिक तकनीक की दुनिया में ही पैदा हुए हैं। साथियों, अगर आज 2026 में हिसाब लगाएं तो जेन जी की उम्र है लगभग 14 साल से 29 साल तक, यानी स्कूल के आखिरी साल से लेकर पहली दूसरी नौकरी तक। अब मिलेनियल्स को हमने कहा था डिजिटल इमिग्रेंट्स, यानी प्रवासी, जो बाद में डिजिटल दुनिया के संपर्क में आए। तो जेन जी को कहा जाता है डिजिटल नेटिव्स। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जन्मजात, वहीं का पैदा हुआ, यानी वह पीढ़ी जो आज के डिजिटल दौर में ही पैदा हुई है। दोस्तों, फर्क समझिए, एक आदमी जो बड़े होकर तैरना सीखता है और एक मछली जो पानी में ही पैदा होती है, दोनों तैरते हैं, लेकिन दोनों का पानी से रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। आदमी के लिए पानी एक चुनौती है, एक चैलेंज है, जबकि मछली के लिए पानी उसका घर है। तो जैसे डिजिटल दुनिया पुरानी जनरेशन के लिए एक चैलेंज है, लेकिन जो जेन जी है डिजिटल दुनिया में पैदा हुई है। तो जेन जी उस मछली की तरह है। स्मार्टफोन इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। इस जनरेशन के लिए स्मार्टफोन कोई नई चीज नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। जब इन्होंने आंखें खोली तब स्क्रीन वहां पहले से मौजूद थी। इन्हें किसी ने इंटरनेट सिखाया नहीं, ये इंटरनेट के साथ बड़े हुए। और साथियों, भारत में इस पीढ़ी की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह साल था 2016, सन 2016, जब सस्ता इंटरनेट डेटा भारत के गांव-गांव तक पहुंच गया। सोचिए दोस्तों, जो चीज पहले महंगी थी और शहरों तक सिमटी हुई थी, वह अचानक हर हाथ में, हर गांव में, हर हाथ में आ गई। भारत के बिहार के एक गांव का लड़का और अमेरिका के न्यूयॉर्क का लड़का दोनों एक ही वीडियो देख रहे थे, एक ही गाने पर नाच रहे थे और एक ही चीज पर हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो यह मानव इतिहास में पहली बार हुआ था कि पहली बार दुनिया के दो कोनों के नौजवानों की सोच एक जैसी बनने लगी थी। और भारत में एक बात खास है साथियों, दुनिया के किसी भी देश में जेन जी की संख्या भारत जितनी नहीं है। हमारे देश में जेन जी की आबादी लगभग 37 करोड़ है। जरा सोचिए, 37 करोड़, यह अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। यानी अगर भारत के जेन जी का अलग देश बना दिया जाए तो वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। साथियों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, समझ गए कि जेन जी के युवा स्मार्टफोन के साथ पैदा हुए, डिजिटल युग में जन्म हुआ इनका, लेकिन इनका स्वभाव क्या है? ये अपने माँ बाप से या अपने आगे या पहले की पीढ़ी से ऐसा क्या अलग सोचते हैं? तो सोचिए साथियों, चलिए एक एक बात समझते हैं। पहली बात, ये जो जेन जी के लोग हैं, इनकी नज़र बहुत तेज है, इनकी समझ बहुत तेज है और इनके साथ भरोसा मुश्किल से बनता है। समझदार जो बहुत तेज लोग होते हैं उनके साथ भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पीढ़ी बचपन से झूठ के समुद्र में तैर रही है। फर्जी खबरें, बनावटी तस्वीरें, नकली दावे इन्होंने रोज देखे हैं। नतीजा यह हुआ कि इनका दिमाग एक जासूस की तरह काम करता है। कोई इन्हें बड़ी बड़ी बातों से बहका नहीं सकता है। ये हर बात में पहले पूछते हैं कि सबूत क्या है। इसलिए साथियों, अगर आपके घर का नौजवान आपकी बात पर तुरंत यकीन नहीं करता तो नाराज ना हो। वह आपका अपमान नहीं कर रहा है, वह उस दुनिया में अब दुनिया की आदत निभा रहा है जिसमें वह पैदा हुआ है। दूसरी बात जो जेन जी के स्वभाव में है वह यह है कि ये दिखावे से चिढ़ते हैं। इन्हें बनावटी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आज के नौजवान चमचमाते विज्ञापनों से ज़्यादा भरोसा एक साधारण आदमी द्वारा दिए गए सच्चे फीडबैक या रिव्यू पर करते हैं। तीसरी बात जो जेन जी के स्वभाव में है वह यह है कि अपने मन की बात ये खुलकर करते हैं। साथियों, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे ज़माने में अगर किसी को घबराहट होती थी, नींद नहीं आती थी, मन उदास रहता था, तो हम लोग चुपचाप
सह लेते थे, चुपचाप रह जाते थे। अगर वह हम लोग अपने मन की बात किसी से बताते या अपनी परेशानी कहते तो लोग कहते पागल हो गया है क्या। लेकिन यह पीढ़ी खुलकर कहती है मुझे तनाव है, मुझे मदद चाहिए। और दोस्तों, यह कमजोरी नहीं, यह हिम्मत है। अपने भीतर के दर्द को स्वीकार करना और शेयर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो ये पीढ़ी बहुत आसानी से करती है। तो चौथी बात जो जन जी के स्वभाव में, वह यह है कि ये पैसे के मामले में बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। जन जी के बचपन में 2008 की दुनिया भर की आर्थिक मंदी की बातें सुनी है, जो रिसेशन आया था उसके बारे में वो जानते हैं। और जवानी में कोरोना की मार भी इन्होंने देखी है। इन्होंने अपने घर के बड़े लोगों को नौकरी की चिंता करते हुए भी देखा है। इसीलिए पैसे को लेकर बहुत सजग और सतर्क रहते हैं। ये कमाई के एक से ज़्यादा रास्ते बनाते हैं और जल्दी से जल्दी निवेश शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और अब आते हैं पांचवी बात पर, जो जन जी के स्वभाव में होती है, वह यह है कि इनकी पहचान की परिभाषा बड़ी है। जैन जी सिर्फ अपने गांव, अपने शहर से ही जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया भर से जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया भर के मुद्दों से जुड़े रहते हैं, पर्यावरण से, बराबरी से, इक्वलिटी से, न्याय से, जस्टिस से। इसलिए किसी दूर देश में हुई किसी भी घटना पर भी इनका दिल दुखता है। हर घटना जो किसी दूर देश में भी हो रही थी, वर्ल्ड में कहीं भी हो रही थी, उससे प्रभावित होते हैं। तो साथियों, अब लौटते हैं उस बात पर जहां से हमने शुरुआत की थी। वो सड़कें, वो नारे, वो नौजवान। आखिर जन जी आजकल सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? देख ही रहे हैं आप, आजकल बहुत खबरें आ रही हैं जन जी की सड़कों पर उतरने की। अभी हाल ही में जंतर मंतर का जो केस हुआ उसको आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सब देखकर ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये पीढ़ी इतनी समझदार है तो सड़कों पर क्यों उतरती है? आखिर इनके मन में किस बात का गुस्सा है? तो दोस्तों, बात समझिए। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में नौजवानों के बड़े बड़े आंदोलन हुए, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, कीनिया, पेरू, मोरक्को, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत इत्यादि। कहीं महंगाई के खिलाफ, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहीं बेरोजगारी के खिलाफ, कहीं सरकारी फैसलों के खिलाफ। और इन आंदोलनों में कुछ एक बात हर जगह एक जैसी थी, समान थी। जैसे पुराने जमाने में आंदोलन कैसे होता था? कोई बड़ा नेता होता था, कोई संगठन होता था, महीनों की तैयारी करते थे, पर्चे छपते थे, सभाएं होती थी, फिर जाके कोई बड़ा आंदोलन होता था। लेकिन ये आंदोलन बिना किसी नेता के थे, बिना किसी दफ्तर के थे। इन आंदोलनों की जान थी मोबाइल फोन। एक वीडियो वायरल हुआ और अगली सुबह हजारों लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए। और साथियों, यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा। दरअसल में इसकी जड़ में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह पीढ़ी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी है। इनके पास डिग्रियां हैं, स्किल है, हुनर है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब नौकरी की बारी आती है, रोजगार की बात आती है, तो उसके रोजगार के अवसर उतने अधिक नहीं हैं। इन्होंने बचपन से सुना, अपने माँ पिताजी से सुना कि पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी बन जाएगी। इन्होंने पढ़ा भी, लेकिन जब बाहर निकले तो पाया कि नौकरी के दरवाजे कम हैं या बंद हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी तकलीफ इस बात की है कि इनके हाथ में वह स्मार्टफोन है, जिससे ये रोज़ दूसरों की चमकती ज़िंदगी देखते रहते हैं, चमचमाती ज़िंदगी देखते रहते हैं। कोई विदेश घूम रहा है, किसी ने नई गाड़ी ले ली, कोई नया बंगला ले लिया, कोई सक्सेस हो गया, कोई सफल हो गया, कोई पैसे वाला हो गया। तो दोस्तों, यह देख देखकर इनके मन में एक तुलना करने का जो मानव स्वभाव है वो उभर कर आया। और ये स्वभाव में उत्पन्न एक जहर जैसा है। ये तुलना जो है स्वभाव में उत्पन्न एक जहर जैसी है। यह चुपचाप मन को खोखला करती है। पहले आदमी अपने मोहल्ले के 4 लोगों से ही तुलना करता था, अब का जवान अपनी तुलना पूरी दुनिया से करता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, तुलना प्रसन्नता की दुश्मन है। यह हमारी खुशी की चोर है। और साथियों, यह हमारी खुशियाँ चुराती है। अगर हम तुलना करते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है। और साथियों, यह पीढ़ी दिन में सैकड़ों बार यह चोरी देखती है, महसूस करती है और ये दर्द सहती है। तो जो गुस्सा हमने पिछले दिनों सड़क पे देखा, वह असल में एक ही बात कह रहा था, हमसे वादा कुछ और किया गया था और हमें मिला कुछ और। तो साथियों, अब आपके मन में सबसे रोमांचक सवाल उठ रहा होगा कि जन जी के बाद की दुनिया क्या है, और जब जन जी के बाद अब आगे क्या होगा, जन जी के बाद कौन आ रहा और वो कैसे होंगे। तो चलिए अब हम भविष्य की खिड़की से झांकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जन जी का मतलब सन 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई युवा पीढ़ी। लेकिन जिनका जन्म 2012 के बाद हुआ वे किस पीढ़ी में आते हैं? साथियों, अगर आज 2026 में गिने तो वे बच्चे जो 2 साल से 13 साल के हैं, जो 2012 के बाद पैदा हुए, ये आपके घर के वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आपकी गोद में बैठे बैठे आपके फ़ोन से रील चला लेते हैं। अब सोचिए साथियों, ये पीढ़ी क्यों खास है?
इनका जन्म ठीक उस साल से शुरू होता है जब स्मार्टफोन हर घर की ज़रूरत बन गया है। यानी इन्होंने वह दुनिया देखी ही नहीं जिसमें स्क्रीन नहीं था। जेन जी को हमने कहा था डिजिटल नेटिव्स, तो जेन अल्फा क्या है? स्क्रीन नेटिव्स और एआई नेटिव्स। यानी इनका जन्म ही स्क्रीन में हुआ है और इनका जन्म ही एआई के युग में हुआ है, एआई के दौर में हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्क समझिए दोस्तों, जेन जी ने बचपन में कीबोर्ड पर टाइप करना सीखा और जेन अल्फा ने बोलकर हुक्म देना सीखा। ये बच्चे मशीन से बात करते हैं और मशीन जवाब देती है। इनके लिए यह जादू नहीं, यह एक सामान्य बात है। और एक और बहुत बड़ी बात साथियों, ये वो पीढ़ी है जेन अल्फा जिसने अपने जीवन के शुरुआती सबसे कोमल साल एक विश्वव्यापी महामारी में गुजारे। स्कूल बंद, दोस्त दूर, पढ़ाई मोबाइल पर होने लगी, चारों तरफ मास्क में लिपटे हुए चेहरे। इसका असर इनके स्वभाव पर जरूर पड़ा है। इसका मतलब ये पीढ़ी थोड़ी अधिक सतर्क होगी और सेहत को लेकर बहुत सजग होगी। और इन्हें कुछ लोग कांच की पीढ़ी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जन्म से पहले ही इनकी तस्वीरें इंटरनेट में चढ़ गई हैं, इंटरनेट में मौजूद हो गई, उपस्थित हो गई। इनका पूरा बचपन ही दर्ज हो रहा है। इनका जीवन एक शीशे के घर की तरह है जहां सब कुछ दिखता है। तो ये रहे जेन अल्फा या जनरेशन अल्फा, जिन्हें हम सन 2013 से 25 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में जानते हैं। लेकिन अभी रुकिए, जनरेशन की यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जनरेशन अल्फा के बाद, जेन अल्फा के बाद अब एक और नई पीढ़ी आ चुकी है, एक और जनरेशन आ चुकी है, और वह है जेन बीटा। अल्फा के बाद, जेन अल्फा के बाद जेन बीटा, और ये वो पीढ़ी है जो सन 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी है। ये लोग जो 2025 से 2039 के बीच में पैदा होंगे उन्हें जेन बीटा कहा जाएगा। इसलिए साथियों, जैसा कि स्पष्ट है कि यह पीढ़ी अभी अपने पालने में है। ये वो बच्चे हैं जो आज आपके घर में या पड़ोस में जन्म ले रहे हैं। और इनकी खासियत क्या होगी? विद्वानों का कहना है कि जेन अल्फा के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक औजार है, लेकिन जेन बीटा के लिए एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साथी होगा। इनकी पढ़ाई, इनका खेल, इनका इलाज, इनकी यात्रा, सब में मशीन की बुद्धि यानी कृत्रिम बुद्धि साथ चलेगी। एक और गंभीर बात, यह वह पीढ़ी है जो जलवायु परिवर्तन के सबसे तीखे असर के बीच जवान होगी। जो चेतावनियां आज हम सुन रहे हैं उसका हिसाब यही पीढ़ी चुकाएगी। जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसका खामियाजा यही पीढ़ी भुगतेगी। और एक और बात दोस्तों, यह पहली ऐसी पीढ़ी है जो बड़ी संख्या में 22वीं सदी देखेगी, यानी सन 2100, सन 2100 का सूरज इनकी आंखें देखेंगी। और जब जेन अल्फा और जेन बीटा के बाद जेन गामा की भी बात चलती है, तो हम लोग यहाँ पर जब जनरेशन की बात चल रही तो अल्फा बीटा के बाद गामा की चर्चा भी कर लेते हैं। जेन गामा के अंतर्गत लगभग सन 2040 से पैदा होने वाली जनसंख्या शामिल होगी। जो वो जनसंख्या जो सन 2040 के बाद पैदा होगी वो जेन गामा में आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गामा ग्रीक वर्णमाला का तीसरा अक्षर है। यह पीढ़ी अभी पूरी तरह से कल्पना के दायरे में है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जब ये जेन गामा जन्मेगी तब इंसान और मशीन का रिश्ता आज से कहीं अधिक गहरा हो चुका होगा। शायद अंतरिक्ष यात्रा इनके लिए इतनी अनोखी न रहे जितनी हमारे आपके लिए है। समाजशास्त्रियों ने इसके बाद जेन डेल्टा की भी कल्पना की है, जो लगभग सन 2055 से जन्म लेगी। डेल्टा ग्रीक वर्णमाला का चौथा अक्षर है और साथियों, इनके बारे में अभी कुछ कहना सिर्फ अनुमान ही है, कल्पना ही है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ आज बात करने की स्थिति में नहीं हो सकते। लेकिन एक बात सोचिए दोस्तों, आपके परदादा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका परपोता जेब में रखी एक चीज़ से, एक छोटी सी चीज़ से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान का चेहरा देख पाएगा, उससे बात कर पाएगा। ठीक उसी तरह जेन डेल्टा की दुनिया आज हमारी कल्पना से परे है, हमारी कल्पना से बाहर है। साथियों, अब सबसे नाजुक सवाल, घर घर में यह बात होती है, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, न तमीज है, न धीरज है, न धैर्य है, न बड़ों का कोई लिहाज है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको चौंका देगी। आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने ज़माने के नौजवानों की शिकायत की थी कि ये बड़ों का आदर नहीं करते और बात बात पर बहस करते हैं और इनमें तमीज़ नहीं है। 2500 साल। साथियों, हर पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को बिगड़ी हुई पीढ़ी कहा है। जब छापे खाने से किताबें छपने लगी तो बड़े बूढ़े कहने लगे कि नौजवानों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। जब रेडियो आया कहा गया बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। जब टीवी आ गया कहा गया सबकी आंखें फूट जाएंगी। और फिर भी दुनिया चलती रही और हर बार बेहतर होती रही। तो साथियों, सच क्या है
सच यह है कि पीढ़ी न बिगड़ती है न सुधरती है, पीढ़ी सिर्फ बदलती है, और जो पीढ़ी बदल नहीं पाती वह मिट जाती है, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। गीता में एक बात कही गई है, परिवर्तन ही संसार का स्वभाव है, जो आया है वह बदलेगा, जो बदलेगा नहीं वह रहेगा नहीं। तो साथियों, अब हम जनरेशंस की यानी पीढ़ियों की अपनी इस कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और आपसे एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं कि शुरू में मैंने पीढ़ी को नदी की धारा कहा था। नदी हर 20-25 साल में अपना रास्ता बदलती है, कहीं मुड़ जाती है, कहीं चौड़ी हो जाती है, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, यानी वो है पानी। पानी वहीं रहता है, नदी वहीं रहती है। पीढ़ियाँ भी ऐसी ही हैं, तरीके बदलते हैं, तकनीक बदलती है, भाषा बदलती है, तहजीब बदलती है, लेकिन इंसान के भीतर की चाहत वही रहती है, और वो चाहत है प्रेम की चाहत, सम्मान की चाहत, अपनेपन की चाहत। आपके दादाजी चिट्ठी में लिखते थे, तुम्हारी बहुत याद आती है। आज का नौजवान एक इमोजी भेज देता है उसी बात को कहने के लिए। तरीका बदला, भावना नहीं बदली। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, बुजुर्गों के पास अनुभव की जड़ें हैं। जड़ें गहरी होती हैं, अदृश्य होती हैं, और तूफान में पेड़ को गिरने नहीं देती। और जन जी के पास नए विचारों के पंख हैं, पंख ऊंची उड़ान देते हैं, नए नए आसमान दिखाते हैं। अब सोचिए साथियों, सिर्फ जड़ें हों और पंख ना हो तो पेड़ खड़ा रहेगा क्या? नहीं, लेकिन खड़ा रहेगा लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ पंख हों और जड़ें ना हो तो पहली आंधी में ही सब कुछ उड़ जाएगा। तो संतुलित समाज वही बनता है जहां जड़ें और पंख दोनों मिलते हैं, जहां दादाजी का अनुभव और पोते का हुनर एक ही मेज पर बैठकर बातें करते हैं। और साथियों, यही तो हमारे चैनल नमस्ते टू लाइफ का भी सपना है, अतीत के ज्ञान को भविष्य की तकनीक से जोड़ना, पुराने दिए में नई रोशनी भरना। कबीरदास जी ने बहुत पहले कह दिया था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों, आज हमने पीढ़ियों के कितने अक्षर गिने, ABCD XYZ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इत्यादि, लेकिन कबीर कहते हैं कि सारे अक्षरों से बड़े हैं प्रेम के वे 2.5 अक्षर। तो साथियों, आज घर जाइए और अपने घर के किसी जनजी नौजवान के पास बैठिए, उसे उपदेश मत दीजिए, बस पूछिए, बेटा तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ। यकीन मानिए, आप एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े होंगे, और वह नौजवान भी पहली बार महसूस करेगा कि उसे समझने की कोशिश करने वाला कोई तो है। साथियों, अगर आज की यह बातचीत आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसके घर में पीढ़ियों का यह फासला एक दर्द बन चुका है। और हो सके तो मुझे कमेंट में बताइए आप किस पीढ़ी के हैं और आपके घर में सबसे बड़ी नोकझोंक किस बात पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से मिलते हैं। सीखते रहिए, सोचते रहिए और ज़िंदगी को नमस्ते कहते रहिए। नमस्ते साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।